हेलो एवरीवन, वेलकम टू इवान आईक्यू। लास्ट क्लास में अपन क्या पढ़ रहे थे? जैसे अपन ने लाइफ प्रोसेस स्टार्ट करा था। लाइफ प्रोसेस जो चैप्टर 6 है क्लास 10 का बायो का, और अपन उसमें मेनली रेस्पिरेशन के केमिकल रिएक्शंस पढ़ लिए थे कि रेस्पिरेशन में जो भी केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व होते हैं वो सब। रेस्पिरेशन क्या होता था वो भी पढ़ लिया था, और उसके अंदर जो रिएक्शंस इन्वॉल्व होते हैं वो भी कर लिया था। अब थोड़ा बहुत आप भूल ही गए होंगे, तो मैं एक बार वापस थोड़ा बता देता हूँ कि क्या क्या है उसमें। तो एक बार थोड़ा वापस डिस्कस करते हैं कि रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन है क्या। तो रेस्पिरेशन क्या है? जैसे अपन जो भी खाना खाते हैं, C6 वाला जो ग्लूकोज होता है उसका ब्रेकडाउन होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं, द प्रोसेस इन विच ग्लूकोज इज ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर कंपाउंड्स बाय यूजिंग ऑक्सीजन और विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन इज नोन एज रेस्पिरेशन, एंड दिस प्रोसेस इज कैरिड आउट टू डिराइव सम एनर्जी। ठीक है, ये पूरा जो प्रोसेस होता है किस लिए कैरिड आउट हो रहा होता है? ताकि अपन को कुछ एनर्जी मिले। अगर एनर्जी नहीं मिल रही है तो मतलब क्या? रेस्पिरेशन का मतलब ही है अपन जो भी खाना खा रहे हैं उस खाने का ब्रेकडाउन हो। ब्रेकडाउन ऐसा हो कि उसमें से अपन एनर्जी डिराइव कर सके, है ना। तो ये होता था रेस्पिरेशन। रेड पेन अच्छा नहीं है, अपन ब्लैक यूज करेंगे। रेड, रेड इज द कलर ऑफ लव। चलो अपन स्टार्ट। क्या है, अपन खाना खाते हैं, C6H12O6 खाते हैं। ठीक है, इसका ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाता है जैसे ये सेल में जाता है। सेल के कौन से पार्ट में? साइटोप्लाज्म में। ब्रेकडाउन होकर ये बन जाता है पायरुवेट। ठीक है, पायरुवेट होता है 3 कार्बन का कंपाउंड, ये सब अपन पढ़ चुके हैं। फिर और ब्रेकडाउन होता है और फाइनली बनता है CO2 H2O और एनर्जी। तो ये पूरा प्रोसेस होता था रेस्पिरेशन का कंबाइंड रिएक्शन, कि ये 2 स्टेप में होता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस, और पायरुवेट से जो CO2 कन्वर्जन होता है इसको अपन बोलते हैं क्रेब्स साइकिल। ठीक है, तो ये क्रेब ही है वो। तो ये हो गया अपन का कन्वर्जन ग्लाइकोलाइसिस वाला, और फिर क्रेब साइकिल आती है। और कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो ये प्रोसेस को अलग तरीके से करते हैं। जैसे यीस्ट है। यीस्ट क्या करती है? ग्लूकोज का ब्रेकडाउन पायरुवेट में करती है, फिर वो आगे ब्रेकडाउन जो CO2 में नहीं करके लैक्टिक एसिड में करती है। लैक्टिक एसिड नहीं, अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल सॉरी। तो जो यीस्ट है ना वो अलग तरीके से करती है, उसको ऑक्सीजन की जरूरत भी नहीं होती है। इस प्रोसेस में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। इस स्टेप में पायरुवेट से जो कन्वर्जन होता है ना वहां पे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। ये तो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का है। पर जो यीस्ट होती है वो ये जो कन्वर्जन होता है ना वो अलग तरीके से करती है। वो क्या करती है? वो पायरुवेट से कन्वर्ट करती है अल्कोहल में। डायरेक्टली केमिकल फॉर्मूला लिख देता है ना, C2H5OH प्लस CO2, और थोड़ी बहुत एनर्जी उसको भी मिलती है ना। तो ये जो प्रोसेस होता है ये होता है सिर्फ यीस्ट में, और नॉर्मल ह्यूमन बीइंग यही करता है। तो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की क्रेब साइकिल और यीस्ट का फर्मेंटेशन प्रोसेस होता था। तो ये सब अपन पढ़ चुके हैं कि अपन ने रेस्पिरेशन में क्या क्या होता है, कैसे ब्रेक डाउन होता है। और ये अब अपन ने मान लिया कि चलो एनर्जी बन गई। अब एनर्जी कैसे यूटिलाइज होगी, या फिर ऑक्सीजन जो अपन को चाहिए होती है इस प्रोसेस में, देखो जो ये वाला स्टेप है ना, यहाँ पे बहुत सारी ऑक्सीजन चाहिए। तो ये ऑक्सीजन अपन के सेल तक पहुंचती कैसे है, ये पूरा स्टेप क्या होता होगा। तो ऑक्सीजन कैसे फुलफिलमेंट होती होगी, ऑक्सीजन की डिमांड कैसे फुलफिल होती होगी। और एक तो ये कि ये जो एनर्जी बन रही है ना, ये एटीपी का क्या रोल है। तो अपन को ये देखना है कि एनर्जी जो बनी है इसमें एटीपी का क्या रोल होता है, और ये सब। तो थोड़ी बहुत थ्योरी है इसमें, वापस से केमिकल रिएक्शंस इसमें थोड़े बहुत और हैं। ठीक है, तो एक बार लास्ट बार देखते हैं क्या है। ठीक है, तो अपन का ये पूरा नॉर्मल रिएक्शन होता है। क्या होता है? C6H12O6 है, पायरुवेट में कन्वर्ट हुआ, फिर CO2, फिर काफी सारी एनर्जी निकली है। अब अपन के सेल में क्या है? ADP है। ADP क्या होती है? ADP, अब आपको पता नहीं होगा ADP क्या होता है। तो ADP एक ऐसी चीज होती है जो एक केमिकल है, उसका फुल फॉर्म है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ठीक है, जैसे इसका नेम सजेस्ट कर रहा है, डाइफॉस्फेट। डाई मतलब 2 फॉस्फेट है। अगर अपन ADP में एक फॉस्फोरस और मिला देंगे तो क्या होगा? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट हो जाएगा, है ना। क्योंकि 2 फॉस्फेट पहले से डाइफॉस्फेट था, तो ये बन जाएगा ATP। और एटीपी का अपन सिग्निफिकेंस पढ़ चुके हैं। एटीपी जो होता है वो क्या होता है? वो एनर्जी के पैकेट होता है, और अपन एटीपी को कभी भी ब्रेक करेंगे तो अपन को एनर्जी मिलेगी, है ना। तो अपन स्टोर करके एनर्जी रख सकते हैं। तो यही चीज होती है, यहाँ पे बहुत सारी एनर्जी बनी। वो एनर्जी अपन कहाँ यूटिलाइज करते हैं? एडीपी जो सेल में पड़ा है उसको फॉस्फोरस के साथ में रिएक्ट करवा के इस एनर्जी का यूज करते हैं जो यहाँ से निकली थी, है ना।
तो इसको मैं थोड़ा छोटा करके लिखता हूँ, एनर्जी। कौन सी एनर्जी है ये यही वाली एनर्जी है, ये वाली एनर्जी का अपन यूज करते हैं, एडीपी और पी को मिला के एटीपी बना देते हैं, तो ये ट्राइफॉस्फेट हो जाता है। और अपन एटीपी का यूज करते हैं पैकेट बनाने में, इसको अपन पैकेट बना के स्टोर कर लेते हैं। कभी भी अपन को एनर्जी चाहिए होगी, अपन हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं या अपन बोल रहे हैं, तो अपन फिर इस एटीपी का ब्रोक करेंगे। एटीपी ब्रोक करेंगे तो क्या होगा, एनर्जी वापस मिलेगी, क्योंकि अपन ने जब इसको बनाया था तो अपन ने एनर्जी दी है, तो जब अपन इसको तोड़ेंगे तो अपन एनर्जी लेंगे, है ना। ये टू वे प्रोसेस है, और जब अपन बना रहे हैं तो एनर्जी दे रहे हैं, जब उसको अपन तोड़ेंगे तो अपन एनर्जी लेंगे भी। तो यही पूरा प्रोसेस है एटीपी का। अब एक में जैसे वन वर्ड्स होंगे कि अगर अपन एक एटीपी को ब्रेक करेंगे तो कितनी एनर्जी मिलती है। तो सबसे पहले तो एनर्जी की यूनिट क्या होती है, तो एनर्जी की यूनिट होती है जूल, जो 9th में आप पढ़ चुके हो। तो इसकी एनर्जी काफी ज्यादा होती है। तो एक मॉलिक्यूल अगर अपन ब्रेक करेंगे तो अपन को मिलते हैं 30.5 किलो जूल एक मॉलिक्यूल में पर मोल में, ठीक है, 30.5 किलो जूल पर मोल। तो एक एटीपी को ब्रेक करने पे इतनी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है, 30.5 किलो जूल पर मोल, जो काफी बड़ी अमाउंट है, ठीक है। तो अपन को ये पता होना चाहिए मेन कि केमिकल रिएक्शन जो होता है उसमें एनर्जी का जो बनती है, उस एनर्जी का अपन फर्दर यूटिलाइज करते हैं एटीपी बनाने में। तो जैसे एनसीईआरटी वाले आप बुक पढ़ रहे होगे, रेफर कर रहे होगे, तो उसमें नीचे एक ऑरेंज ब्लॉक है, और ऑरेंज ब्लॉक में ये लिखा हुआ है जो सब इग्नोर कर देते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है उस ऑरेंज ब्लॉक वाली में, ठीक है। यही चीज लिखी हुई है उस ऑरेंज ब्लॉक में, ठीक है। तो अपन को ये पता होनी चाहिए कि एडीपी अपन के सेल में वैसे भी अवेलेबल होती है, उसको फॉस्फोरस से रिएक्ट करवा के अपन एटीपी बनाते हैं, और उस प्रोसेस के लिए एनर्जी चाहिए होती है, और वो एनर्जी आती है जो रेस्पिरेशन से अपन को मिली होती है, और फिर अपन ने एटीपी बना लिया उससे पूरा, और ये एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरी फुलफिल हो गई, ठीक है। ठीक 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 है। तो ये पूरा एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में थोड़े बहुत चेंजेस हैं। डाइफॉस्फेट अलग होता है, ट्राइफॉस्फेट अलग होता है, और डाइफॉस्फेट से ट्राइफॉस्फेट बनाना है तो एनर्जी देनी पड़ेगी, और ट्राइफॉस्फेट से डाइफॉस्फेट बनाना है तो एनर्जी मिलेगी, क्योंकि हम इसको ब्रेक करेंगे तो वापस एनर्जी मिलती है। कितनी मिलती है, 30.5 किलो जूल, ठीक है, पर मॉलिक्यूल में, पर मोल है वैसे तो ये अपन को पूरा पता चल गया, रेस्पिरेशन में यही चीजें होती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जो प्रोसेस है ना, ये ऑक्सीजन के बिना नहीं हो सकता। ये जो पायरुवेट से CO2 कन्वर्जन है, और अपन को पता है कि अपन पूरा जो भी अपन बोल रहे हैं एनर्जी का जो पूरा प्रोसेस है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है, क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन है। तो ये ऑक्सीजन की कैसे फुलफिलमेंट होती है ना, ये देखना अपन को कि ऑक्सीजन की कैसे फुलफिलमेंट होती होगी। तो यही पूरा प्रोसेस पढ़ेंगे कि अपन के आउटर जो एटमॉस्फेयर है वहां से ऑक्सीजन को लेना, उसको ब्लड में मिक्स करना, उसको हर एक सेल तक पहुंचाना, ये पूरे प्रोसेस जो पूरे स्टेप्स होते हैं वो कैसे कैसे कैरिड आउट होते हैं, वो अपन को देखना है। तो उसके लिए अपन ने पहले से बना के रखा है, बहुत ही सिंपल सा डायग्राम है ये एकदम। ऐसा अपन को इतना सिंपल क्यों देख रहे हैं, क्योंकि इसे हार्ड भी बन सकते थे, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स भी है, पर कभी आपके एग्जाम में ये आ गया कि ड्रॉ रेस्पिरेटरी ट्रैक, तो आप कैसा बुक वाला तो बनाओगे नहीं, तो हार्ड सा है, तो अपन ने थोड़ा सिंपल सा देख लिया कि सिंपल सा डायग्राम ये होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इतना सा है, ठीक है। इसको लिख देता अपन। अपन पढ़ रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। अब आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम का मतलब क्या है कि ऑक्सीजन अपन जो लेंगे ना एटमॉस्फेयर से, उसको अपन को यहाँ से लेके ब्लड तक मिक्स करनी है। तो ये पूरा जो सिस्टम होगा इसका काम यही है, ऑक्सीजन को आउटर एटमॉस्फेयर से लेके ब्लड तक मिक्स करने का काम पूरा इसका है। और पूरा देखेंगे कि कहाँ से लेके कहाँ तक ये जाता होगा, इन सब के बारे में अपन को पढ़ना है इस पूरे डायग्राम में। तो सबसे पहले अपन दो तरीके से ऑक्सीजन ले सकते हैं, एक तो नोज से और एक माउथ से, दोनों तरीके से अपन ले सकते हैं। तो एक तो नसल कैविटी है अपन का, और इसके जस्ट नीचे माउथ होता है। ये दोनों से जो ऑक्सीजन आती है वो एक ही पाइप में वापस आती है। तो अपन ने यहाँ से भी ले सकते हैं माउथ के थ्रू, और नसल की कैविटी के थ्रू भी ले सकते हैं। दोनों की जो ऑक्सीजन है वो अपन के इस पाइप में जा रही है, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन आ गई यहाँ पे, इसकी ऑक्सीजन भी आ गई यहाँ पे। तो माउथ से लो या नोज से लो, बात एक ही है। बस एक प्रॉब्लम है क्या, कि जो नोज होता है ना अपन का, जो नसल कैविटी है, उसमें हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं बहुत छोटे छोटे, और उसको बोलते हैं सीलिया। जो सीलिया होते हैं वो क्या करते हैं, जो भी अपन एटमॉस्फेयर से इनहेल कर रहे हैं, जो भी अपन गैसेस मतलब इनहेल कर रहे होते हैं, वो सीलिया के अंदर अटक जाती है। जैसा अपन ऐसे बोला कि अपन ने जो भी गैसेस को इनहेल करा उसमें कुछ ना कुछ डर्टी पार्टिकल्स थे, बैक्टीरिया थे या वायरस थे, तो चांसेस है कि वो सीलिया में जाके फंस जाएंगे, ठीक है। और सीलिया उनको रोक देगा, उसको मतलब प्योरीफाई कर देगा, और फिर प्योर एयर अंदर जाएगी। लेकिन माउथ जो है वो डायरेक्टली ले लेता है, फिर मतलब वो सीधा ही अंदर गई है।
लेकिन जो नोज है उसमें एक्स्ट्रा अपन को एडवांटेज मिलता है कि उसमें सीलिया है, तो हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो अपन को थोड़ा बहुत प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, सीलिया इसको अपन को थोड़ा ध्यान रखना होगा कि क्योंकि इसमें और भी चीजें होती है। सीलिया अपन को काफी चीजों से प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे अपन के सीलिया कहीं किसी तरीके से मतलब जैसे अपन स्मोकिंग करते हैं या कोई कोई भी बंदा स्मोकिंग करता है तो क्या करेगा, वो स्मोकिंग करेगा ना, उसकी वजह से क्या होता है उसका सीलिया जो होता है वो खत्म हो जाता है और आगे की जो सीलिया खत्म हो गए तो अपन जो भी इनहेल करेंगे वो सब अंदर जाएगा क्योंकि सीलिया प्रोटेक्ट करते थे और सीलिया ही नहीं होंगे तो अपन को प्रोटेक्शन नहीं मिल रही है और उसकी वजह से भी चांसेस होते हैं कि अपन के बैक्टीरिया जो है वो इनहेल होके अंदर तक जा रहे हैं, वायरसेस जो भी होते हैं वो सब अंदर तक जा रहे हैं और फिर कैंसर के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये पूरा होता है स्मोकिंग के डिसएडवांटेज और मेनली स्मोकिंग सीलिया पे अपन का अटैक करती जाके। तो स्मोकिंग जो भी कर रहे होते हैं, जो बड़े लोग हैं, अपन को तो पता भी नहीं है, तो वो उसी पे जाके उसका इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, तो सीलिया का काफ़ी बड़ा एडवांटेज है, काफ़ी अपन को हेल्प करता है। अब फिर आता है अपन फेरिंग्स पे। अब क्या होता है, जो भी अपन खाना खा रहे हैं और सांस ले रहे हैं, दोनों एक ही जगह से जा रहे हैं, है ना? खाना भी अपन मतलब माउथ से ही खा रहे हैं और सांस भी अपन माउथ से ही ले रहे हैं। पर खाने का जो ट्रैक्ट है वो पूरा ही अलग है। जैसे वो ईसोफेगस आता है, फिर स्टमक आता है और इसके जस्ट पीछे चल रहा है ये अपन का लंग्स वाला पार्ट। तो 2 पाइप्स होती है यहाँ पे, ठीक है? एक और पाइप है जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट वाली है और एक पाइप है जो अपन की सांस लेने वाली है, जो अपन इनहेल कर रहे हैं गैसेस को इन सब का। तो इन दोनों का जो पासेज है ना वो एक ही पाइप से, मतलब ये ऐसा कुछ है। ठीक है, इसको कैसे बताऊं, यहाँ पे बताता हूँ। ये माउथ है अपन का, तो यहाँ से सांस भी आ रही है और यहाँ से फूड भी आ रहा है। ये दोनों पाइप जो है वो अलग अलग है ना? एक बार इसको थोड़ा हटाते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही हटाइए। अब माउथ से क्या हो रहा है, फूड भी यहीं से आता है, फूड जो है अपन का, और ऑक्सीजन गैस भी यहीं से आ रही है। अब क्या करना है, इसको सेपरेट करना है कि जो फूड है वो तो यहाँ जाए और ऑक्सीजन गैस यहाँ जाए। तो ये तो बहुत बड़ा प्रोसीजर हुआ ना कि माउथ से जो खाना आ रहा है उसको सेपरेट करके इसको एक पाइप में डालना है, क्योंकि अगर वो वहां चला गया तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो फूड को उसको सेपरेट करना है ताकि वो ईसोफेगस में जाए और जो ऑक्सीजन है वो अपन के फेरिंग से उधर होते हुए वो वेंट पाइप में चली जाए, अलग पाइप में चली जाए। तो इस चीज के लिए यहाँ पे एक वॉल्व लगा होता है, उस वॉल्व को बोलते हैं एपिग्लॉटिस। ठीक है, एपिग्लॉटिस काफी अच्छा काम करता है। वो क्या करता है, जैसे ही फूड आ रहा होता है तो एक ऐसा वॉल होता है वो उस वाली पाइप को क्लोज कर देता है। जैसे मेरे हैंड की मूवमेंट हो रही है ना वैसी ही मूवमेंट होती है, उस वाली पाइप को क्लोज कर देगा। तो जो फूड होगा वो सारा इसी पाइप में जाएगा और जैसे ही फूड नहीं आ रहा होता है तो वो एपिग्लॉटिस का वॉल खुल जाता है और फिर अपन इनहेल करेंगे जब, तो सारी जो गैसेस होगी वो अपन के विंड पाइप में जा रही होती है। तो एपिग्लॉटिस का काफी बड़ा फंक्शन है। ठीक है, अब एपिग्लॉटिस होता कहाँ है, होता कहाँ है भाई, होता कहाँ है? तो ये है फेरिंग्स में। ठीक है, जो फेरिंग्स आ रहा है ना ये वही मतलब एक तरीके से ये वही जंक्शन है जहाँ पे विंड पाइप और फूड पाइप डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और फेरिंग्स में ही एपिग्लॉटिस है। ठीक है, फेरिंग्स का काफी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो अपन जब भी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बनाएंगे तो नसल कैविटी, माउथ बनाएंगे, फिर आता होगा फेरिंग्स, ये वाला फेरिंग्स। यहाँ पे क्या है, ये वॉल्व है, मतलब एक तरीके से एपिग्लॉटिस का फंक्शन, एपिग्लॉटिस की पोजिशन वो सब फेरिंग्स में ही है। फिर यहाँ से सेपरेशन हो जाएगा कौन कौन सी पाइप होगा, विंड पाइप और इसोफेगस का अलग अलग। अपन को तो अब आना विंड पाइप में, तो अपन आ चुके हैं विंड पाइप में। ये पूरी अपन की अब विंड पाइप चल रही है। अपन ने वो फूड वाला पार्ट अलग हो गया क्योंकि वो सेपरेट हो गया। ठीक है, फेरिंग्स से जस्ट नीचे आता है लैरिंग्स। लैरिंग्स क्या है, तो लैरिंग्स होता है वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स क्या होता है, तो अपन जो भी बोल रहे हैं, अपन कैसे बोल रहे हैं, तो जो भी अपन बोलते हैं तो उसमें क्या होता है, एक्सेल करते हुए वोकल कॉर्ड से होते हुए आवाज आती है। वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट होती है तो उसकी वजह से साउंड क्रिएट होती है। तो वही वॉइस बॉक्स है, वॉइस बॉक्स की वजह से अपन बोल पा रहे हैं। तो लैरिंग्स जो है वो अपन का वॉइस बॉक्स है, वो विंड पाइप से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। जैसे ही एक्सेल करते हैं तो वॉइस बॉक्स के अंदर जो वोकल कॉर्ड्स हैं वो वाइब्रेट होती है और उसकी वजह से साउंड क्रिएट होती है ना? चलो इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। और ये अपन के रेस्पिरेशन का कुछ पार्ट भी नहीं, तो वॉइस बॉक्स बीच में आ गया, साउंड वाला पार्ट। तो ये वॉइस बॉक्स आ गया। ठीक है, अब इसके आगे जो है, इसके आगे जो पार्ट है इसको बोलते हैं ट्रैकिया। ये जो पाइप दिख रही है ना व्हाइट वाली, ये एक ट्रैकिया है। ट्रैकिया क्या होता है, ट्रैकिया एक तरीके से पाइप ही है, बस ये जो व्हाइट व्हाइट दिख रहा है ना ये कार्टिलेज है। कार्टिलेज ऐसे है, ऐसे ऐसे लगे हुए हैं। ठीक है, हाफ रिंग सही है, हाफ रिंग स्प्लिटेड है ऐसे करके। तो कार्टिलेज लगाया ही क्यों, ये डायरेक्टली सीधा मस्कुलर ही बना देते हैं। इसमें कार्टिलेज की क्या जरूरत है, इसका रीजन क्या है कार्टिलेज का, तो उसका रीजन क्या है,
कार्टिलेज लगाने की वजह से क्या हुआ, इसमें थोड़ा रिजिडनेस आई। अगर इस कार्टिलेज नहीं होता तो पॉसिबिलिटी होती कि ये श्रिंक हो सकता था, दब सकता था, या स्वेल हो सकता था, ये कोलैप्स हो सकता था, क्योंकि कार्टिलेज नहीं होता तो उसमें मतलब सपोर्ट नहीं रहता ना, सॉलिडनेस नहीं रहती। अगर सॉलिडनेस नहीं रहती तो ये दब सकता था, और दब गया अगर तो क्या होगा, सांस अंदर ही नहीं जाएगी, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए तो ये कार्टिलेज की रिंग क्यों होती है, यहाँ पे कार्टिलेज रिंग्स होती है। ठीक है, क्यों होती है, ताकि कोलैप्स ना हो, फॉर नो कोलोजन, कोलैप्स, फॉर नो कोलैप्स लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये कार्टिलेज की रिंग्स होती है इसमें, ताकि कोलैप्स ना हो जाए, ये जो ट्रैकिया वाली पाइप है ये कोलैप्स ना हो जाए। ठीक है, तो अभी तक अपन को पूरा समझ आया क्या क्या हुआ। अपन ने माउथ से इनहेल करा, नसल कैविटी से भी इनहेल ही करा, नसल कैविटी वाला प्योरीफाई होते हुए आ रहा है सीलिया की हेल्प से। फिर ये गया फेरिंग्स में, फेरिंग्स में वॉल होता है एपिग्लोटिस वाला, एपिग्लोटिस वाला अपन की बुक में नहीं है, ये अपन ने एक्स्ट्रा पढ़ा। फिर वो गया, ऑक्सीजन अंदर जा रही है, वो कहाँ गया, वो लैरिंग्स में, लैरिंग्स में गया। लैरिंग्स क्या होता है, वॉइस बॉक्स होता है, उसका कोई रोल नहीं है, वो और अंदर गया ट्रैकिया के थ्रू होते हुए, अब ये आ गया इस पार्ट पे। तो ये जो पार्ट है ना, ये अब दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, और जो दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ है उसको बोलते हैं ब्रोंकाई। ठीक है, एक लेफ्ट ब्रोंकाई, एक राइट ब्रोंकाई। तो ये आ गया लेफ्ट ब्रोंकाई, ये राइट ब्रोंकाई। ठीक है, अभी तक अपन को कुछ बड़ा चीज आया नहीं है, ये सब अपन पार्ट्स के डिवीजन हो रहे हैं, तो इसको अपन यहाँ पे लिख भी सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले क्या हुआ, नसल कैविटी, नसल कैविटी को एनसी लिखते हैं। फिर कहाँ गया, फेरिंग्स में, फेरिंग्स। फिर कहाँ गया, लैरिंग्स में, लैरिंग्स। फिर ट्रैकिया, और ट्रैकिया डिवाइड हो गया ब्रोंकस में, ब्रोंकाई। एक लेफ्ट ब्रोंकाई, एक राइट ब्रोंकाई। अभी तक अपन का यही सब आया। अब क्या होता है, ब्रोंकाई जो होती है वो लंग्स में मीट हो रही है, लेफ्ट ब्रोंकाई लेफ्ट लंग में, राइट ब्रोंकाई राइट लंग में। ठीक है, तो ये लंग्स में चली गई। अब लंग्स पूरा इसी से बना हुआ है, पूरा पूरा के पूरा लंग्स जो है ब्रोंकाई, फिर और ज्यादा और डिवीजन होगा और ये सब। तो अपन अब देखते हैं ब्रोंकाई कैसे डिवाइड हो रही है। ये देखो, ये व्हाइट कलर की आ रही है, ये और फर्दर डिवाइड हो रही है ब्रांचेस में, ब्रांचेस में डिवाइड हो रही है, उसको क्या बोलते हैं, ब्रोंकियोल। ठीक है, और ब्रांचेस में मतलब छोटे छोटे और डिवाइड होते हुए, ये और छोटे छोटे होते हुए, और इसको बोल दिया ब्रोंक्यूल। तो अपन इसको लिख सकते हैं, ब्रोंकाई जो है वो डिवाइड हो गई ब्रोंक्यूल्स में। ठीक है, अब ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो गई, ये पूरा जो ब्रांच वाला स्ट्रक्चर है ये ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो गया। अब ब्रोंक्यूल्स और डिवाइड हो जाते हैं। आपने कभी थर्माकोल देखा, थर्माकोल कैसा होता है, बिल्कुल मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उसमें बिल्कुल एयर गैप्स कम होता है, वैसा मतलब समझ लो थर्माकोल जो है ना, आप मस्क्यूलर का इमेजिन करो कि मस्क्यूलर का कैसा होता होगा, और उसका थर्माकोल तो फिर भी मतलब वो ऐसा थोड़ा रिजिड होता है, थोड़ा सॉलिड होता है। थर्माकोल को इमेजिन करो बहुत सॉफ्ट, इमेजिन करो कि ऐसा इमेजिन करो बहुत सॉफ्ट थर्माकोल है, और वो पूरा लिक्विड जैसा है। ठीक है, तो वो ऐसा टाइप होता है अपना लंग्स। तो ये और डिवाइड हो रहा है, और डिवाइड हो रहा है, किस में डिवाइड हो गया ये, ब्रोंक्यूल्स में, और ब्रोंक्यूल्स फर्दर डिवाइड हो जाती है एल्वियोलाई में। ठीक है, एल्वियोलाई क्या होती है, सिंगुलर एल्वियोलस क्यों होता है ये, तो ये एल्वियोलाई जो है वो एक तरीके से पैकेट है। पैकेट मतलब ऐसा अपन ऐसा बोलते हैं ना कि जहाँ पे मेन एक्सचेंज होगा गैसेस का, मतलब ये काफी ज्यादा फर्दर डिवाइड हो गया। अपन एल्वियोलाई को देखते हैं, एल्वियोलाई कैसा दिखता है, तो ये देखो ऐसा दिखता है एल्वियोलाई। ठीक है, ये पूरा एल्वियोलाई है, मतलब ये क्या हो रहा है, यहाँ से देखो ये ब्रोंक्यूल आई, और ये ब्रोंक्यूल ये ऐसे टिश्यू पेपर या फिर थर्मोकोल जैसे बबल्स में डिवाइड हो गई। तो ये जो पार्ट है ना, इसको बोलते हैं अपन एल्वियोलाई, पूरा स्ट्रक्चर जो है एल्वियोलाई है। अब एल्वियोलाई के अंदर ही जो बबल्स होते हैं इनको एल्वियोलर सैक बोलते हैं, एल्वियोलर डक्ट बोलते हैं, ये जो इसके अंदर छोटे छोटे होल्स हैं इसको। पर अपन को बुक में क्या बताया हुआ है, अपन को बुक में बताया हुआ है कि इस पूरे स्ट्रक्चर को एल्वियोलाई बोलते हैं। तो अपन को इतना याद रखना है कि एल्वियोलाई होता है। अपन को और फर्दर लेबल करना है तो ये सब होता है, पर अपन को मेनली एल्वियोलाई के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, एल्वियोलाई कहाँ बन रहा है, तो ब्रोंकाई आई थी, लेफ्ट ब्रोंकाई, लेफ्ट ब्रोंकाई डिवाइड होती है ब्रोंक्यूल में, और ब्रोंक्यूल डिवाइड होती है एल्वियोलाई में। तो अपन को इतना पता होना चाहिए। लेफ्ट की बात नहीं है, राइट में भी यही प्रोसेस चल रहा है, राइट ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल, फिर एल्वियोलाई में। तो ये पूरा ये हो गया। फिर एल्वियोलाई के अंदर और पार्ट होता है, क्या क्या पार्ट होता है, एल्वियोलर सैक, उसमें जो होल्स हैं वो एल्वियोलर डक्ट है, और इसके आसपास बहुत सारा ब्लड फ्लो हो रहा है कैपिलरीज में।
ठीक है, बहुत सारा ब्लड फ्लो हो रहा है कैपिलरीज में, जैसे ये देखो ये कैपिलरीज है ब्लड की, बहुत सारी है। अब इस ब्लड में क्या हो रहा है, ये अपन ने जो सांस ली है वो एल्वेलाई तक आई है, पूरी एल्वेलाई तक आई है। अब जो सांस में ऑक्सीजन है वो क्या होगा, वो डिफ्यूज हो जाएगा। डिफ्यूज क्या होता था, तो डिफ्यूज ये होता था, अपन एक रूम में परफ्यूम छिटकते हैं तो अगले रूम तक उसकी स्मेल जाती है। क्यों जाती है, क्योंकि परफ्यूम के जो पार्टिकल्स हैं उनको स्पेसेस मिले एटमॉस्फेयर में। जैसे इसका बताते हैं अपन, हर चीज को बताएंगे अच्छे से। ये परफ्यूम के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ये अपन की एयर है जो कंटिन्यूसली फ्लो कर रही है, एयर कंटिन्यूसली फ्लो कर रही है। अब परफ्यूम को मैंने जैसे छिटका यहाँ पे तो क्या हुआ, एयर के गैप्स में जाके इकट्ठे हो गए, एयर के गैप्स में जाके इकट्ठे हो गए, और एयर तो फ्लो कर रही है तो उसके साथ में ये भी फ्लो करने लग गए। तो ये पूरा होता है कि जहाँ पे भी दो मीडियम को आपस में घुलने का स्पेस मिलता है ना, तो उसी टाइम वो घुल जाता है। जैसे अपन दो लड़कों को साथ में बैठा देंगे, अगर उनकी थोड़ी बहुत ट्यूनिंग बैठती है तो बातें बातें करने लगेंगे, फ्रेंड भी बन जाएंगे। दो लड़कियां भी यही करेगी और एक लड़का और एक लड़की भी यही करेंगे। तो यही पूरा होता है, यही पूरा डिफ्यूजन है, एक दूसरे में घुल मिल जाना, ठीक है, मिक्स हो जाना। तो ये पूरा हुआ पार्टिकल का। तो अपन आते हैं वापस इस पे, यहाँ पे प्रोसीजर होता है डिफ्यूजन। क्या हुआ, गैसेस आई और यहाँ पे ब्लड पूरा फिल्ड है। तो गैसेस के अंदर जो स्पेसेस है, ब्लड के अंदर जो स्पेसेस है उसमें गैसेस फिल होने लग जाएगी, ठीक है, डिफ्यूज होने लग जाएगी। तब O2 जो है वो किस में आ गई, ब्लड में, और ब्लड को ट्रांसपोर्ट कर देगा जहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट है। तो उसका मतलब इस तरीके से पूरा प्रोसीजर होता है। अपन डायरेक्टली एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन को यूज नहीं कर सकते, कि एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन ही तो है, डायरेक्टली यूज कर लो ब्रेकडाउन में। पर अपन के हर बॉडी पार्ट में सेल है, जैसे ब्रेन में सेल है, तो वहां तक ऑक्सीजन कैसे जाएगी, तो ब्लड पहुंचाएगा। तो वो ऑक्सीजन के लिए तभी अपन ने उसको ब्लड में मिक्स करा, फिर वो ब्रेन तक जाएगा, फिर उसको जाके पूरा ट्रांसपोर्ट मतलब ब्रेकडाउन और होगा वहाँ पे ग्लूकोज का। और ये तो ये पूरा प्रोसीजर होता है O2 का फुलफिलमेंट का ह्यूमन में। तो अपन पढ़ रहे हैं ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये पूरा प्रोसीजर था, ठीक है। ये डिफ्यूजन वाला थोड़ा ढंग से देखना, क्या हुआ कि ब्रोंकाई से ऑक्सीजन आई, फिर ये एल्वोलर सैक में गई, एल्वोलर सैक के आसपास बहुत सारी कैपिलरीज होती है, उस ऑक्सीजन ने क्या करा, कैपिलरीज में डिफ्यूजन करा, और फिर वो ब्लड में आ गई, और ब्लड में होते वो पूरे बॉडी में चली गई। अब ब्लड में तो कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, तो जो ब्लू वाली है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड कैरी कर रही है, और जो रेड वाली है ये ऑक्सीजन कैरी कर रही है। तो जो अपन की इनहेल करा था, जो ऑक्सीजन आई थी ना, वो रेड वाली में मिक्स होकर चली गई आगे, और पूरी बॉडी में से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है वो ब्लू वाली में आई है। ब्लू वाली से वो डिफ्यूज हो जाएगी एल्वुलर सैक में, और फिर वो एक्सेल कर देंगे अपन, ठीक है। तो यहीं पे इनहेल और एक्सेल का पूरा प्रोसीजर चल रहा है। तो जो मेन है ना वो है अपन का एल्वुलाई, ठीक है। एल्वुलाई में ही इनहेल भी हो रहा है, एक्सेल भी हो रहा है। इनहेल मतलब जो ऑक्सीजन अपन की आई थी वो मिक्स हुई ब्लड में, और ब्लड से जो CO2 थी वो ब्लू वाली लेके आई है, वो एक्सेल हो जाएगी यहीं पे, और फिर अपन उसको एक्सेल भी कर देंगे। तो ये पूरा प्रोसेस यहीं पे हो रहा है। पूरा जो लंग्स वाला पार्ट है उसका मेन जो लास्ट स्टेप है वो एल्वुलाई में आके खत्म होता है, ठीक है। तो ये पूरा आ गया प्रोसीजर। अब एक बार थोड़ा वापस रिवाइज करते हैं कि अपन ने क्या क्या पढ़ लिया, ठीक है। ठीक है यार, ठीक है। तो क्या क्या अपन ने पढ़ा, सबसे पहले ऑक्सीजन आई नसल कैविटी से या माउथ की कैविटी से, दोनों से ऑक्सीजन गई, फेरिंग से पास होते हुए, लैरिंग से पास होते हुए, ट्रैकिया से पास होते हुए वो गई ब्रोंकाई में, एक लेफ्ट ब्रोंकाई एक राइट ब्रोंकाई। फिर ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड होगी और ब्रांचेस में, और उसको बोल दिया अपन ने ब्रोंक्यूल। अब क्या होता है, अगर आप कोई हायर लेवल की बुक पढ़ रहे हो, या फिर जैसे बहुत अच्छी बुक कोई पढ़ रहे हो, स्टैंडर्ड बुक पढ़ रहे हो, तो उसमें काफी अच्छी डिटेल से लिखा हुआ होता है। जैसे ब्रोंक्यूल है, ब्रोंक्यूल और डिवाइड होती है, मतलब इतना नहीं सिर्फ ब्रांचेस है, इसमें और भी तो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होगा। तो ब्रोंक्यूल और डिवाइड होती है, प्राइमरी ब्रोंक्यूल, टर्सरी ब्रोंक्यूल, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल, ऐसे। और फिर बाद में वो होता है एल्वुलाई में डिवाइड। पर अपन को एनसीईआरटी के हिसाब से इतना ही पता होना चाहिए, एनसीईआरटी वालों, कि ब्रोंकाई आई, फिर ब्रोंक्यूल आई, और फिर एल्वुलाई आई, बस इतना था। तो अपन को इतना ही पता होगा, प्राइमरी टर्सरी ये सब अपन के दिमाग के ऊपर है। तो ये अपन आ गए फाइनली उस पर एल्वुलाई में। अब एल्वुलाई में क्या होता है, बहुत स्मॉल नेटवर्क होता है ब्लड का, और उसकी वजह से ऑक्सीजन गैस डिफ्यूज हो जाती है ब्लड में, और ब्लड से CO2 डिफ्यूज हो जाती है वापस से अपन के एल्वुलर डक्ट में, और फिर अपन उसको एक्सेल कर देते हैं, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसीजर होता है ये इसका। ये अब ये सब में सबसे मेन जो चीज है वो क्या है, किस पे डिपेंडेंस होती है ह्यूमन की, वो होती है सरफेस एरिया पे। अपन ऑक्सीजन को जितना ज्यादा फैला देंगे, मतलब जैसे अपन ऐसा बोलेंगे कि इमेजिन करो एक फ्लोर है, उस पूरे पे ब्लड फैला हुआ है, और उस पर आपने बहुत सारी ऑक्सीजन फेंकी, तो ऑक्सीजन पूरे ब्लड को टच होगी ना, और अगर ब्लड में कैपेबिलिटी है उसको मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट करने की, तो ब्लड को अच्छे से गेन कर लेगा,
मतलब सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो ऑक्सीजन को कैच करने की चांसेस ज़्यादा रहेंगे। अब मैंने उस फ्लोर पे जो ब्लड फैला हुआ था उसको मैंने बकेट में रख दिया और अब मैंने ऑक्सीजन फेंकी, तो ज़्यादा चांसेस क्या रहेंगे, ज़्यादा ऑक्सीजन किस में, कौन से केस में आ रही होगी, है ना? तो जो फर्स्ट वाला केस था जब ब्लड पूरा फ्लोर पे फैला हुआ था, तब ब्लड ने काफ़ी अच्छे से अट्रैक्ट करा, और जब वो बकेट में था ना, तो बकेट की अपर लेयर ने अट्रैक्ट करा। तो ज़्यादा ऑक्सीजन किसने गेन करा, जब वो फ्लोर पे फैला हुआ था। तो ये सरफेस एरिया फिनोमिना है कि जो अपन का पूरा रेस्पिरेशन है ना, वो सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा, उतना अच्छे से ऑक्सीजन गेन होगा, है ना? अब लंग्स तो बहुत कम सरफेस एरिया वाले हैं, पर क्या होता है, लंग्स के पार्टिकल्स को अगर अपन बिछाते हैं, बहुत अगर मतलब उसको पूरा फैल के से मतलब तोड़-तोड़ के पूरा हर जगह बिछाएँगे, तो वो 80 मीटर स्क्वायर तक पहुँच सकता है। ठीक है, 80 मीटर स्क्वायर का एरिया कवर कर सकता है। मतलब काफ़ी बड़ा एरिया कवर कर रहा है वो। तो ये इतना बड़ा एरिया कवर कर लेता है मतलब उसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है। तो लंग्स का सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है। रीज़न क्या है? क्योंकि उसको ऑक्सीजन को एब्ज़ॉर्ब करना है, और एब्ज़ॉर्ब करने के लिए सरफेस एरिया बड़ा होना चाहिए, तभी तो एब्ज़ॉर्ब हो पाएगा। तो तभी उसका हायर सरफेस एरिया होता है और वो इतना बड़ा एरिया का होता है। ठीक है, तो अपन को ये आ गया। ठीक है, पूरा अपन का रेस्पिरेशन जो सिस्टम था, ट्रैक था, वो पूरा खत्म हो गया। अब एक एक क्वेश्चन है कि डिफ्यूजन होता है ना, डिफ्यूजन तो मीडियम का मीडियम होता है। तो अगर मैं ऐसे बोलूँ कि मेरे हाथ के सेल्स हैं, अब इसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, तो एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन डायरेक्टली इसके अंदर नहीं जा सकती है। डायरेक्टली मतलब चली जाए ना, यहीं से सीधा रेस्पिरेशन हो जाए, तो आंसर है येस कि इसका डायरेक्टली रेस्पिरेशन हो सकता है। पर हाथ वाले तो हो गया क्योंकि एटमॉस्फेयर के टच में है। अब ब्रेन के इंटरनल सेल्स हैं, वहाँ तक ऑक्सीजन कैसे जाएगी? तो डिफ्यूजन होगा क्या? तो उसका आंसर है नहीं, क्योंकि डिफ्यूजन होने में बहुत टाइम लगता है। ऑक्सीजन का एक-एक सेल से पास होते-होते दूसरे सेल में जाना, फिर तीसरे सेल में जाना, ऐसे एक लेयर नहीं है सेल की ह्यूमन के अंदर, बहुत सारी सेल की लेयर्स हैं। तो ऐसा एक एग्ज़ाम्पल है कि लंग से टो तक जाने में 4 इयर्स लग जाते हैं, अगर डिफ्यूजन होता तो। तो तभी ब्लड आ गया अपन की बॉडी में और काफ़ी सही रहा, है ना? क्योंकि ब्लड नहीं होता, तो अपन के ऑक्सीजन का जो फुलफिलमेंट होता, उसमें बहुत टाइम लगता। बहुत टाइम लगता तो फिर मर सकते थे। तो ये पूरा प्रोसेस है रेस्पिरेटरी सिस्टम ह्यूमन का। कौन-कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्वड होते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। और आपको डायग्राम इतना बनाओगे तो चलेगा, आप बुक वाला देखना, यही है। ठीक है, अपन को लेबलिंग तो यही करनी है कि बस अपन को इसमें माउथ का नहीं दिया हुआ था। ये माउथ है, नसल कैविटी है, लैरिंक्स है, फिर फेरिंक्स है। पहले फेरिंक्स है, फिर लैरिंक्स है, फिर ट्रैकिया, फिर ब्रोंकाई। सबका कुछ ना कुछ फंक्शन है। ट्रैकिया के अंदर कार्टिलेज की वो रिंग्स क्यों लगी हुई है, उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि वो कोलैप्स ना कर जाए, वो बंद ना हो जाए। ठीक है? फिर ब्रोंक्यूल्स और ये सब फर्दर डिवाइड क्यों होती रहती है? ताकि सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो। फिर एल्वेओलाई और ये सब आ गया, और एल्वेओलाई जो होता है, वो काफ़ी हाई नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज़ से सराउंडेड होता है। तो उसकी वजह से वो आराम से डिफ्यूज़ हो जाती है गैसेज़। ठीक है? अब अपन के पूरे शरीर में O2 आ चुकी है। ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही। आप इस पूरे को रिवाइज़ करना, और कल अपन इसको थोड़ा और कैरिड आउट करेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं बोर्ड में या फिर एमसीक्यू बेस्ड में। तो अपन कल इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, और टाइम मिला तो और आगे ब्लड का भी देखेंगे। ठीक है? चलो, थैंक यू।